अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त हुमायूं मलिक और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नहायत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स एंड एट द एंड हम डिस्कस करेंगे फर्मी डेराक स्टैटिस्टिक्स। अपने पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास डिस्टिंग्विशेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स कौन से होते हैं और उनकी बुनियाद पर हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमारे पास क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में डिफरेंस क्या होता है। वही हम इंडिविजुअल और इंडिस्टिंग्विशेबल और डिस्टिंग्विशेबल वाला कंसेप्ट आज भी यूज़ करेंगे और आज हम पढ़ेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स और फर्मी डेराक स्टैटिस्टिक्स। तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स है वो अप्लाई होती है डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स पर, और जो हमारे पास बोस आइंस्टाइन और फर्मी डेराक स्टैटिस्टिक्स हैं ये दोनों अप्लाई होती हैं इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स पर। अब अगर आपको डिस्टिंग्विशेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप मेरा पहला लेक्चर जाकर सुन लें ताकि आपको आज का लेक्चर समझने में ज़्यादा आसानी हो जाए। बहरहाल मैं उनको फिर भी डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। Statistical mechanics which apply on classical particles like gas or air molecules is called Maxwell-Boltzmann statistics। तो जो हमारे पास स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्लासिकल पार्टिकल्स पर अप्लाई होती है ना, उसको हम नाम दे देते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। अब हमारे पास क्लासिकल पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो क्लासिकल पार्टिकल की एग्जांपल हमने ले ली है, हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स हो गए या एयर मॉलिक्यूल्स हो गए, ये हमारे पास क्लासिकल पार्टिकल्स हैं। The classical particle interact very weakly so we can distinguish them easily। अब जो क्लासिकल पार्टिकल्स होते हैं हम उनको आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और वो जो है ना काफ़ी वीकली इंटरेक्ट करते हैं, दैट्स वाई हम उनको ईजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इसीलिए हम उनको कहते हैं कि डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स है। और मैंने आपको पहले बताया कि जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स है वो अप्लाई ही डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स पर होती है। फॉर क्लासिकल पार्टिकल द वेव फंक्शंस आर नॉट ओवरलैपिंग। जैसे कि हमें पता है कि क्वांटम लेवल पर हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को हम डिनोट करते हैं वेव फंक्शन के थ्रू। तो हमारे पास जो क्लासिकल पार्टिकल्स होते हैं उनकी क्लासिकल पार्टिकल्स और क्वांटम पार्टिकल्स के अंदर मेन डिफरेंस यही है कि जो क्लासिकल पार्टिकल्स होते हैं उनका वेव फंक्शन नॉट ओवरलैपिंग होता है और जो क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल्स होते हैं उनका वेव फंक्शन ओवरलैपिंग होता है। ये इनका मेन डिफरेंस है। क्लासिकल पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल एंड डिस्टिंग्विशेबल। अब जो क्लासिकल पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं आइडेंटिकल, कि हम उनको इतनी आसानी से, मतलब अब आप ये देखें ना कि अगर फ़र्ज़ करें ऑक्सीजन गैस है तो उसके सारे के सारे मॉलिक्यूल्स O2 की होंगे। हम उनको इतना वो होते आइडेंटिकल ही हैं, लेकिन डिस्टिंग्विश कर सकते हैं क्योंकि वो उनका साइज़ काफ़ी कम बड़ा होता है, तो हम उनको डिस्टिंग्विशेबल ईज़िली कर सकते हैं कि ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। यहाँ पर डिस्टिंग्विशेबल और आइडेंटिकल का मतलब ये है, आइडेंटिकल का मतलब ये हो गया कि सारे होंगे तो सेम ही, ज़ाहिर सी बात है, एक गैस के मॉलिक्यूल्स, लेकिन डिस्टिंग्विशेबल भी होंगे क्योंकि उनका साइज़ जो है ना इतना होगा कि हम उनको ईजिली डिस्टिंग्विश कर सकेंगे। दैट्स वाई हम उनको कहते हैं ये क्लासिकल पार्टिकल्स हैं। लेकिन क्वांटम पार्टिकल के साथ हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्लासिकल पार्टिकल की एग्जांपल है मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। The distribution of particles can be expressed by using Maxwell-Boltzmann distribution function। अपने आगे आने वाले लेक्चर के अंदर मैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को भी डिराइव करवाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि हमारे पास जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स है ना, सॉरी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इन पार्टिकल्स की डिस्ट्रीब्यूशन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसके थ्रू, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के थ्रू। वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे कि हमारे पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है। तो आगे मैं आपको बताता हूँ कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू पार्टिकल्स एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई दो पार्टिकल्स हैं जो कि डिस्टिंग्विशेबल हैं, इसी वजह से हमने उनको अलग अलग नाम दे दिए हैं। एक को हमने नाम दे दिया है एक्स, एक को हमने नाम दे दिया है वाई। इन 3 बॉक्सेस, हमारे पास 3 बॉक्सेस हैं ए बी एंड सी। हमने इन दो पार्टिकल्स को इन 3 बॉक्सेस के अंदर अरेंज करना है। डिफरेंट हमारे पास पैटर्न्स होंगे, हम इनको अरेंज करेंगे। हमारे पास टोटल 9 पैटर्न्स आएंगे, 9 अरेंजमेंट्स आएंगे जिनके थ्रू हम इनको दो पार्टिकल्स को 3 बॉक्सेस के अंदर अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहली अरेंजमेंट में हमने एक्स और वाई दोनों पार्टिकल्स को उठाकर बॉक्स ए में पुट कर दिया है और बी और सी बॉक्स हमने एम्प्टी रख लिए हैं।
सिमिलरली सेकंड इसके अंदर हमने दोनों पार्टिकल्स को उठाकर बॉक्स बी के अंदर पुट कर दिया है और ए और सी को हमने एम्प्टी रख लिया है। और सिमिलरली आप आगे देख सकते हैं इस तरीके से हमारे पास 9 अरेंजमेंट्स आएंगी। अब नीचे लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टुगेदरनेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सेपरेटनेस। यहाँ पर टुगेदरनेस का मतलब ये है कि पार्टिकल्स कौन सी स्टेट्स के अंदर इकट्ठा रहना चाह रहे हैं। तो हमारे पास हम देख सकते हैं कि हमारे पास ऐसी 3 स्टेट्स हैं जिनके अंदर पार्टिकल्स इकट्ठे रहना चाह रहे हैं, जो कि हैं पहली 3, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होगी वो तो इक्वली होगी, 1/9 होगी सारी केसेस के अंदर। सो जो हमारे पास 3 केसेस हैं उनके अंदर हमने 2 पार्टिकल्स को इकट्ठा एक एक बॉक्स के अंदर रखा है, तो वो हमारे पास 3 केसेस हैं। सो हम ऐसे करेंगे कि 1/9 को हम 3 दफ़ा ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/3। तो हम इसको कहेंगे कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ टुगेदरनेस है ना, कि पार्टिकल्स कौन सी उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि वो इकट्ठे रहना चाहेंगे, तो वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है 1/3। उसके बाद हमारे पास आती है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेपरेटनेस, के पार्टिकल्स कितनी उनकी प्रोबेबिलिटी है कि वो एक दूसरे से अलग अलग हम उनको अरेंज कर सकते हैं। मतलब अगर उनको हम अलग अलग करके अरेंज करें तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ आती हैं कि हम उनको इन वे में अरेंज कर सकते हैं। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी 6/9, क्योंकि हमारे पास 6 ऐसी केसेस हैं जिनके अंदर हमने पार्टिकल्स को इंडिविजुअली अलग अलग अरेंज किया है। तो हमारे पास हम ऐसे कर लेंगे कि 6/9 कर लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 2/3 आ जाएगी। यहाँ पर हमारे पास एक रिज़ल्ट ये निकलता है कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ टुगेदरनेस है वो कम है एज़ कम्पेयर टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेपरेटनेस। इसका मतलब ये है कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमें ये पता चलता है कि जो हमारे पास क्लासिकल पार्टिकल्स हैं ना, वो अलग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू साथ रहने के। तो हम यहाँ से ये अंदाज़ा लगाएंगे कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सेपरेटनेस है वो ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टुगेदरनेस। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो कि हम फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स से पहले हमें पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में पता होना चाहिए। तो हम उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है। एज़ वी नो इन एटम्स देयर आर ऑर्बिटल्स हैविंग इलेक्ट्रॉन इन देम। जैसे कि हमें पता है कि एटम्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं और उन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे मैक्सिमम। सो इसका जो आंसर है वो हमें मिलता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से। वी गेट आंसर to of this question from Pauli exclusion principle, according to which in an atom there are in an atom for each electron 4 quantum numbers। अब हर इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। वो 4 क्वांटम नंबर्स कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल n के साथ। नंबर 2 होता है हमारे पास एजिमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल l के साथ। और थर्ड होता है हमारे पास मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं m सबस्क्रिप्ट में l के साथ। और उसके बाद हमारे पास नंबर 4 होता है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं m सबस्क्रिप्ट s के साथ। तो वो ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए, ईच इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर फिक्स होते हैं या यूनिक होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो हर इलेक्ट्रॉन के लिए डिफरेंट होंगे। स्पिन क्वांटम नंबर आर फिक्स्ड और यूनिक एंड आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स। वो हर इलेक्ट्रॉन के लिए डिफरेंट होंगे ये चारों। इनमें से कोई ना कोई एक डिफरेंट होगा तो हम कहेंगे कि हर इलेक्ट्रॉन के लिए सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स आर डिफरेंट। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। तो हमें इसका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का रिजल्ट ये मिलता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, एक एटम के अंदर ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे जिनका सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर सेम होगा। इसको हम कहते हैं हमारे पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। अब इसी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखते हुए हम पढ़ेंगे फर्मी डायराक स्टैटिस्टिक्स। उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे पास, मैंने आपको पहले भी लेक्चर के स्टार्ट में बताया है कि हमारे पास जो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए अप्लाई होती है हमारे पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। और जो इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए हमारे पास 2 स्टैटिस्टिक्स होती हैं। एक को हम नाम दे देते हैं फर्मी डायराक स्टैटिस्टिक्स और एक को हम नाम दे देते हैं बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स।
तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारे पास फर्मी डायराक स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। हेयर द पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल विद हाफ इंटेग्रल स्पिन। यहाँ पे भी पार्टिकल्स आइडेंटिकल ही होंगे एज सिमिलर टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, लेकिन यहाँ पर उनके पास हाफ इंटेग्रल स्पिन होगी। हाफ इंटेग्रल स्पिन का मतलब है 1/2, 3/2, 5/2 एंड अप टू सो ऑन। हेयर पार्टिकल्स और इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि ये क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं और हम इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनकी पोजीशन और मोमेंटम इतनी प्रिसाइजली हम इनको मैयर नहीं कर सकते हैं। तो दैट्स वाई हम इनको कहेंगे कि ये इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं। द पार्टिकल्स विच ओबे फर्मी डायराक स्टैटिस्टिक्स आर कॉल्ड फर्मियॉन्स। जो पार्टिकल्स फर्मी डायराक स्टैटिस्टिक्स को ओबे करते हैं उनको हम नाम दे देते हैं फर्मियॉन्स। और फर्मियॉन्स की एक हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम उनको कहते हैं ये हमारे पास फर्मियॉन्स हैं। फर्मियॉन्स हैव एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। फर्मियॉन्स के जो होता है ना हमारे पास जो वेव फंक्शन होता है वो एंटी सिमेट्रिक होता है। एंटी सिमेट्रिक का मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो पार्टिकल्स का वेव फंक्शन है तो अगर हम उनकी पोजीशन को चेंज कर देंगे तो हमारे पास जो वेव फंक्शन नया आएगा उसके साथ माइनस का साइन लग जाएगा। इसको हम कहते हैं एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। तो जो फर्मियॉन्स होते हैं उनका हमारे पास जो वेव फंक्शन होता है वो एंटी सिमेट्रिक होता है। ईच सेल ऑफ ith क्वांटम नंबर कंटेन ओनली वन पार्टिकल। फर्मी डायराक स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमें एक बात जो ज़हन में रखनी है वो ये है कि हमारे पास जितनी भी स्टेट्स होंगी ना उनके अंदर एट मोस्ट हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है या एक पार्टिकल आ सकता है। एज़ कम्पेयर टू हमने जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़ा है कि वहाँ पर हमारे पास हम अरेंज कर सकते हैं दो पार्टिकल्स को भी इकट्ठे भी कर सकते हैं और इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी ये थी कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ टुगेदरनेस थी वो कम थी एज़ कम्पेयर टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेपरेटनेस। मतलब पार्टिकल्स सेपरेट रहना ज़्यादा पसंद कर रहे थे एज़ कम्पेयर टू टुगेदर। लेकिन यहाँ पर फर्मी डायराक के अंदर वो रहेंगे ही सेपरेट। वो एट अ टाइम एक स्टेट के अंदर दो पार्टिकल्स या हम कह सकते हैं दो इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते हैं। तो फर्मी डायराक स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमें ये रिज़ल्ट मिलता है कि हमारे पास एट अ टाइम एक स्टेट के अंदर जो है ना ith क्वांटम नंबर कंटेन ईच सेल ऑफ ith क्वांटम नंबर कंटेन ओनली वन पार्टिकल। तो जो हर सेल होगा ना क्वांटम नंबर का उसके अंदर सिर्फ एक पार्टिकल होगा। और यहाँ पे हमने एग्जांपल ली हुई है इलेक्ट्रॉन की, तो हम कहेंगे कि हमारे पास ईच सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा। फर्मियॉन्स फॉलो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसी वजह से मैंने फर्मी डायराक स्टैटिस्टिक्स से पहले आपको थोड़ा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस किया है, क्योंकि जो फर्मियॉन्स होते हैं वो फॉलो करते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। ये भी अप्लाई होती है इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स पर एज सिमिलर टू फर्मी डायराक स्टैटिस्टिक्स। बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स इज़ ओबेड बाय आइडेंटिकल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। यहाँ पर भी पार्टिकल आइडेंटिकल ही होते हैं लेकिन वो इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। दीज पार्टिकल्स हैव इंटेग्रल स्पिन। हमारे पास फर्मी डायराक स्टैटिस्टिक्स के अंदर हाफ इंटेग्रल स्पिन थी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास इंटेग्रल स्पिन है। मीन -∞ टू +∞ तक हमारे पास होगी पार्टिकल्स होंगे। और जो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं ना पार्टिकल्स, उनको हम कहते हैं बोसॉन्स। बोसॉन्स हैव सिमेट्रिकल वेव फंक्शन। हमारे पास फर्मी डायराक स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो फर्मियॉन्स थे उनका हमारे पास वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक था, लेकिन बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो हमारे पास बोसॉन्स हैं उनका हमारे पास वेव फंक्शन सिमेट्रिकल है। इट्स मीन कि हमारे पास अगर एक वेव फंक्शन दो पार्टिकल्स का वेव फंक्शन है तो हम उन दोनों की पोजीशन को चेंज करें तो हमारे पास जो नया वेव फंक्शन आएगा वो भी एज़ कम्पेयर टू वो भी पॉजिटिव आएगा, उसके साथ नेगेटिव साइन नहीं होगा। तो हम उसको कहेंगे कि ये सिमेट्रिकल वेव फंक्शन है। ईच सेल ऑफ ith क्वांटम स्टेट में कंटेन 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन एन आइडेंटिकल पार्टिकल्स। फर्मी डायराक स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमने ये डिस्कस किया है कि ईच सेल ऑफ ith क्वांटम नंबर कंटेन ओनली वन पार्टिकल। वहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक पार्टिकल हो सकता था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक सेल के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं।
और हमारे पास जो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स है, इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं फोटॉन्स। जैसे कि हमने फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स की एग्जांपल ली थी इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास जो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स है, इसकी एग्जांपल हमारे पास है फोटॉन्स। बोस-आइंस्टाइन does not follow Pauli exclusion principle। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारे पास फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स है वो फॉलो करती है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को, लेकिन जो हमारे पास बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स है वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करती। सो ये था हमारे लिए आज का लेक्चर, जिसके अंदर